आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग एशिया में जो महान बौद्ध सम्राट हुए हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं। और पिछली कड़ी में हमने इसी परिप्रेक्ष्य में देखा कि तिब्बत में जो राजा हुए हैं उन राजाओं में स्त्रोंग गंपो ये एक ऐसे राजा रहे हैं जिन्हें तिब्बत में बड़ा सम्मान तो है ही, लेकिन बौद्ध संस्कृति के इतिहास में सम्राट गंपो का स्थान जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। तो गंपो का जीवन काल कैसा रहा, उन्होंने किस तरह बौद्ध धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने में कैसे भूमिका निभाई, इसकी एक छोटी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वैसे ये जो संशोधन हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये संशोधन भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस समय स्त्रोंग गंपो इस एशियन बौद्ध सम्राट का जब प्रादुर्भाव हुआ, उस वक्त में भोट में बोन नाम का धर्म प्रचलित था। भोट का मतलब तिब्बत, आज उसका नाम तिब्बत है, लेकिन उसे तब भोट कहा जाता था। तो भोट में बोन नाम का धर्म जो है वो प्रचलित था और राजा सांपो और उसके दरबारी प्रत्येक वर्ष एक छोटी शपथ ग्रहण किया करते थे। देखिए, हर एक परिवेश में कोई ना कोई विनय होते हैं, कोई नियम होते हैं और लोग उन नियमों के आधार पर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो भोट प्रदेश में भी यानी कि तिब्बत में भी इस तरह का एक प्रचलन रहा है कि प्रत्येक दरबारी उसका एक छोटी शपथ ग्रहण किया करता था और इस अवसर पर वे भेड़े, कुत्ते और बंदरों की बलि चढ़ाते थे। अब देखिए, बलि चढ़ाने का ये जो सिलसिला है या परंपरा है या फिर ये कर्मकांड है, ये बड़े लंबे समय से चला आ रहा है और वो इधर भी और उधर भी, सब तरफ। तो देखिए कि इस अवसर पर वे भेड़े, कुत्ते और बंदरों की बलि चढ़ाते और इस प्रकार प्रत्येक तीसरे वर्ष वे बड़ी शपथ ग्रहण करते थे। तब वे घोड़े, बैल और गधों की बलि देते थे और इस अवसर पर वे कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि वे आदमियों तक की बलि चढ़ा देते थे। आप देखिए, एक नाम आपने सुना होगा, नरमेध, अश्वमेध, गोमेध। तो गोमेध गाय, अश्वमेध अश्व, नरमेध नर, इस तरह का बलि चढ़ाने का जो प्रचलन है, ये प्रचलन देखिए उस वक्त भी है। और फिर देखिए कि उनके पास लिखने का कोई साधन नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण बातों का लेखा जोखा रखने के लिए वे लकड़ों के दांतेदार टुकड़ों का और गांठ वाली डोरी का प्रयोग करते थे। लिखने के लिए लकड़ों का प्रयोग करते थे और उस पर गांठ वाली डोरी लगाते थे। और उनके पास कोई कैलेंडर नहीं होने के कारण वे हर वर्ष का आरंभ फसल काटने के समय करते थे। जब फसल काटने का वक्त आया तो वहीं से उसका वर्ष आरंभ हो जाता था। अब उनका जो धर्म है बोन, वो इंद्रजाल अथवा जादू टोने का धर्म था। ये जो उनका बोन धर्म था, जिसको वो बोन कहते थे, भोट प्रदेश के लोग यानी कि आज के तिब्बत के, वो बोन धर्म का परिपालन करते थे, उसका प्रचलन था वहां। और वे इंद्रजाल अथवा जादू टोने का धर्म था वो, और बड़ी से बड़ी बात का अंतिम निर्णय उनके पुरोहितों द्वारा ही किया जाता था। बात चाहे जो भी हो, लेकिन उसका जो निर्णय है वो निर्णय सिर्फ पुरोहित ही किया करते थे उनके। और इसी परिस्थिति में स्त्रोंग गंपो का जन्म हुआ। अब देखिए कि ये जो बोन धर्म जिस वक्त भोट में प्रचलित है, उसी वक्त में इनका स्त्रोंग गंपो का जन्म हुआ और ये तिब्बत के प्रामाणिक इतिहास का आरंभिक युग था। उसके बाद से तिब्बत का प्रमाण मिलता है, तो ये उसका एक आरंभिक युग था। और यही इतिहास जो कहता है वो ये है कि यही गंपो तिब्बत का इतिहास निर्माता एवं राष्ट्र निर्माता था। गंपो के विषय में इतिहास में जो बात दर्ज है कि उन्होंने तिब्बत का पुनर्निर्माण किया, उसको एक राष्ट्र बनाया, यानी कि एक राष्ट्र निर्माता के रूप में स्त्रोंग गंपो को पहचाना जाता है।
गंपो का जन्म ये 627 ईस्वी में हुआ है, लेकिन इससे पहले तिब्बत छोटे छोटे राज्यों में या जमींदारियों में विभक्त था। जैसा कि हमने पिछले कड़ियों में देखा कि तिब्बत में कबीले बहुत हुआ करते थे, जबकि वहाँ पर नागरिक सुविधाओं के लिए लोग आगे बढ़े भी, तब भी लोगों को तंबुओं में रहना बड़ा अच्छा लगता था। तो देखिए कि छोटे छोटे राज्यों में या जमींदारियों में विभक्त था और गंपो मध्य तिब्बत के उष्णतम प्रदेश कोंगपो में पैदा हुआ था। गंपो का जो जन्म हुआ है वो मध्य तिब्बत में हुआ है, जो बड़ा वहाँ का उष्ण प्रदेश है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कोंगपो उसका नाम है। तो कृषि के साथ साथ सभ्यता का प्रवेश भी सर्वप्रथम इसी प्रदेश में हुआ है। अब हम तिब्बत के विकास क्रम को देखें जरा, तो गंपो का जन्म तिब्बत के मध्य में, और वहाँ कृषि का विकास भी तिब्बत में इसी क्षेत्र से हुआ है, और सभ्यता का प्रवेश भी इसी क्षेत्र से हुआ है। अब देखिए कि परंपरा के अनुसार गंपो का पूर्व पुरुष कोसल राजा प्रसेनजित का पुत्र था। कौशल राजा प्रसेनजित का यह पुत्र था, गंपो का पूर्व पुरुष। मतलब ये इनका जो परिवार देखा जाए तो ये प्रसेनजित के परिवार से आते हैं, और प्रसेनजित का नाम आप जानते हैं, बौद्ध संस्कृति में उनका एक बड़ा सम्मानजनक परिचय है। ये तथा अपने में कितनी वास्तविकता रखती है ये दूसरी बात है, किंतु ये बात अवश्य सत्य थी कि गंपो का वंश तथा उसका प्रदेश बहुत अधिक उन्नत था। इतिहासकारों में इसके लिए कोई एक मत तो नहीं है, लेकिन इस बात के लिए एक मत जरूर है कि गंपो का जो प्रदेश था और उसका वंश जो था वो पूरे प्रदेश में बिल्कुल उन्नत था बाकी और लोगों से, और अन्य प्रदेशों की अपेक्षा इस भूभाग की आबादी भी घनी थी। मतलब यहाँ लोग अधिक ज़्यादा थे, तो इस बात से भी ये माना जा सकता है कि वहाँ विकास ज़्यादा था, वहाँ की स्थिति अच्छी थी और लोग अपने आप में बेहतर रहे थे, उनका जीवन स्तर बेहतर रहा, तो इसलिए वहाँ आबादी भी घनी थी। बाहर के राजाओं की शान शौकत को यहाँ अगर कोई सिखाता था तो वो कथाओं के जरिए यहाँ ये बात पहुंची थी, बाहर के राजाओं की जो शान शौकत है उसकी। लेकिन पिता की मृत्यु के पश्चात, यानी कि स्त्रोंग संग गंपो की पिता की मृत्यु के पश्चात 13 वर्ष की आयु में ही कुमार गंपो अपने पिता के छोटे से राज्य का स्वामी बना। दूसरा कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो ये जिम्मेदारी गंपो पर ही आ गई। लेकिन गंपो उस समय मात्र 13 साल की आयु के थे। परंतु कुमार को इस छोटे से राज्य से संतोष नहीं हुआ और अपने समकालीन भारतीय सम्राट जो थे हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन भी 7वीं शताब्दी, ये भी 7वीं शताब्दी गंपो, तो हर्षवर्धन की तरह उसे भी दिग्विजय की अपार उत्कंठा हो उठी। गंपो के मन में भी ये बात आई कि अपनी सीमाओं का विस्तार किया जाए, छोटे से राज्य में संतुष्ट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने मुसीबतों को हंसते हंसते झेलने वाले, निडर और वीर कष्टों को सहन करने में कठोर हृदय कुमार गंपो ने अपने भोट योद्धाओं को संगठित किया और एक फौलादी सुदृढ़ सेना बनाई। उम्र थी 13 साल, लेकिन गंपो के मन में ये बात आई कि छोटे से प्रदेश में ना रहा जाए, अपनी सीमाओं का विस्तार किया जाए, और उन्होंने अपने जो भोट प्रदेश के जो योद्धा थे उन योद्धाओं को इकट्ठा किया, उनको संगठित किया और एक फौलादी सुदृढ़ सेना बनाई। जिसमें चीनी पर्यटक ह्वेनत्संग भारत में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय सारा तिब्बत प्राय घुमंतु जीव व्यतीत कर रहा था और समस्त भोट देश छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। गंपो ने इन सरदारियों को तोड़कर सारे तिब्बत का एकत्रीकरण किया। गंपो का ये बड़ा विशेष कार्य है कि उन्होंने ये जो छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ जो तिब्बत था, यानी कि भोट प्रदेश था,
उस भोट प्रदेश को उन्होंने इकट्ठा किया, उनके सारे सरदारियों को ख़त्म किया। कबीलों के सरदार हुआ करते हैं, तो उनके सारे सरदारों की सरदारी को ख़त्म कर दिया और उनको सबको इकट्ठा करके एक बड़े प्रदेश का, बड़े राज्य का निर्माण किया। और वो राज्य फिर अब बाद में उसे हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। यहाँ रुकेंगे, इस वादे के साथ रुकते हैं कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, क्योंकि हम स्त्रोत्संग गंपो, ये जो एशियन बौद्ध सम्राट है, इनकी जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।